अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मैं और भी जो एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है मार्केट की मूवमेंट के लिहाज से वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हमारे पास आया था, सीपीआई का डेटा आ चुका था, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि नेक्स्ट वो मार्केट को कहाँ पर ले जा सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेड। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लगाया है जो कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गाइड करता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो है लास्ट टाइम बेरिश स्ट्रक्चर हो गया था, बिटकॉइन ने ब्रेक किया ये वाला एरिया 64,000 का और एक और नया लो लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डाउन साइड पर 56,600 का एरिया हमने टच किया था। उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर किया और बुलिश स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, फिर एक हायर हाई लगाया, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या होने वाली है मार्केट की वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात आपको याद होगी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है डबल टॉप बन रहा है और डबल टॉप को हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ ये वाला जोन जो है हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 62,000 का, जहाँ पर बिटकॉइन डंप कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डबल टॉप। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो एक फेयर वैल्यू गैप था इसको हम फिलहाल कंसीडर तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये स्वैप हो चुका है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया शो हो रहा है हमें वो यहाँ 57,000 का दोबारा हो रहा है। तो मार्केट से लाजमी आपको अवेयर रहना है, मार्केट रिस्क की सिचुएशन में इंटर हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके गया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो सकता है और जब भी किसी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस होते हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। और इस एरिया से नीचे 67,300 से नीचे डेली क्लोजिंग भी हो चुकी है। ये अगेन एक बैरिश सिग्नल है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन था जिसे बिटकॉइन बार बार होल्ड कर रहा था और यहाँ से रिकवरी ले रहा था। उस एरिया को ये बिटकॉइन लॉस कर चुका है। तो अब यहाँ पर जो है डाउन साइड पर जो नेक्स्ट हमारे पास 65,000 का एरिया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और फिर यहाँ से मज़ीद हमने देखना है कि बिटकॉइन की मूवमेंट क्या रह सकती है। तो फिलहाल रिस्की सिचुएशन में है, जब तक कि बीटीसी इस एरिया को दोबारा डेली क्लोजिंग के ज़रिए रिक्लेम नहीं करता हमारे पास चांसेस होंगे कि हम जो है और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें लिक्विडेशन की तो लिक्विडेशन में शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो डाउन साइड और 65,000 के करीब हमें 24-25 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन नज़र आ रही है क्योंकि लोग जो है मार्केट में लॉन्ग हो रहे हैं। सही है, और ऊपर की तरफ से शॉर्ट्स की पोजीशंस भी ओपन है तो दोनों तरफ हमें नज़र आ रही है लिक्विडेशन, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रही है तो नीचे जाने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है क्रिप्टो पटेल ने ये चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि if BTC can't hold above 67,500 support one, we might see its drop to 60,000 and even 56 soon। यानी इसने कहा है कि अगर ये 67,500 का जो एरिया है ये ब्रेक हो जाता है डाउन साइड पर तो फिर हमारे पास जो एरिया होगा वो 60,000 का होगा और उसके बाद जो है 56,000 तक भी हम जा सकते हैं। तो वही चीज़ है जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था 67,000 का। तो ये अब ब्रेक हो गया है तो फिर अब हमारे पास चांसेस हैं कि हम जो है मज़ीद नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर माइनर्स के हवाले से ये अपडेट है, अली चार्ट से शेयर की है बिटकॉइन की हालविंग के हवाले से कि जो माइनर्स की कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ गई है। यानी जहाँ उनको 6 बिटकॉइन मिलते थे वहाँ अब उनको 3 बिटकॉइन मिलते हैं और बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी तक उसी एरिया में ट्रेड कर रही है जहाँ पर पहले थी। तो 77,000 उनकी एक बिटकॉइन माइन करने की एवरेज बन रही है जो कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये भी एक मुश्किल सिचुएशन है। इसमें फिर माइनर्स जो है वो अपनी पोजीशंस को, अपने बीटीसी जो उसने अर्न किए होते हैं उनको होल्ड नहीं कर पाता और डायरेक्टली अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो बीटीसी को सेल करता है। तो ये मार्केट पे एक और प्रेशर बना रहता है। ठीक है, और उसके अलावा ये वाली अपडेट मैंने आपको दी थी, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर महंगाई हमारे पास 3.3 या 3.2 या इस तरह कोई भी आती है तो मार्केट हमें रिकवरी करती नज़र आ सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने रिकवरी भी की थी। लेकिन उसके बाद फेड इंटरेस्ट रेट का जो है डिसीजन आया और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया, यानी कि ना बढ़ाया और ना घटाया, उन्होंने कहा कि हम स्टेबल रखेंगे। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो जॉबलेस क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अभी भी स्ट्रांग है, जब तक कि वो हमारे पास जो है लूज़ नहीं होगा और वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा तब तक जो है हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें 2,29,000 जो जॉब्स हैं वो पिछली अपडेट में क्रिएट हुई थी और अब जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो कम की जा रही थी कि 2,25,000 होंगी, यानी कि जॉब्स का डेटा कम आएगा। लेकिन वो 2,29 से 2,42,000 तक पहुंच गया जो कि मार्केट्स के लिए बैरिश था और इकोनॉमी के लिए एक किस्म का महंगाई के लिए वो बुरा था।
तो इस वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो है पॉज करने का ही फैसला किया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने कल सीखी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। जनरली इंटरेस्ट रेट जब भी कट लगता है तो हम उम्मीद करते हैं कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा पंप करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट लगेगा तो डॉलर से लोग दूर होंगे और फिर इसकी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग जो है रिस्की मार्केट से पैसा निकालते हैं और डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री है इंटरेस्ट रेट कट लगने की और उसके बाद बढ़ने की। यहाँ पर देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था 1998 में, तो S&P 500 ने भी पंप किया और इंटरेस्ट भी बढ़ता रहा। और यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट को कट लगने लगा तो S&P 500 डाउन साइड पर डंप कर गया और इंटरेस्ट रेट भी कट लगा। और फिर जब स्टेबल हुआ है इंटरेस्ट रेट तो उसके बाद मार्केट ने रिकवरी शुरू की है S&P 500 ने। ठीक है, फिर पूरे इस एरिया में स्टेबल रहा और प्राइस पंप करती रही। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट पंप करती रही। जैसे ही इंटरेस्ट रेट में कट लगा तो मार्केट ने डंप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा वही सिचुएशन कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं हमारे पास और S&P 500 समेत BTC वगैरह भी सब कुछ पंप कर रहा है। अब यहाँ दोबारा से स्टेबिलिटी शुरू हो गई है और अब सितंबर के महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कट लग सकता है। तो आमतौर पर जो एक नॉर्मल सोच है, गूगल करेंगे आप या लोगों से सुनेंगे तो सुनने में और कहने में ये आता है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा तो मार्केट्स पंप करेंगी। लेकिन एक जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट में कट लगता है तो जिस मुल्क की भी इकॉनमी होती है वो एक बार प्रेशर में आती है और रिसेशन में आती है, उनकी GDP जो है वो नेगेटिव चली जाती है। तो अमेरिका की GDP जब नेगेटिव जाएगी तो ओवरऑल पूरे मुल्क पे प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर की वजह से फिर मार्केट शॉर्ट टर्म हमें अच्छा खासा क्रैश करती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, ये 1970 से लेकर अब तक का डेटा है और इस डेटा में जब भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है मार्केट ने अच्छा खासा जो है डंप किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम हुआ तो 36% का S&P 500 ने डंप किया, यहाँ पर कम हुआ तो 48%, यहाँ पर 27%, फिर 51, फिर 58, फिर 35%। तो अब अगेन हम उसी कोने पे खड़े हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट की कम होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दोबारा से हमें अमेरिका रिसेशन में जाता हुआ नज़र आ सकता है और 2024 का जो साल है नवंबर सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन में क्या गेम प्लान होगी, एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो हुकूमत है जो बाइडन की वो दूसरों लोगों पे डालेगी, जिनकी हुकूमत आने वाली होगी उनके ऊपर डालेगी। जो इकॉनमी का रिसेशनरी प्रेशर है और दूसरी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर डाल देगी और ख़ुद इस इल्ज़ाम से बाहर आने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश कर सकती हैं इलेक्शंस के अराउंड, या तो इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सितंबर का महीना एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। वहाँ पर मार्केट में जितना बड़ा भी टॉप हो कम से कम हमें जो है 50% एग्जिट लेना चाहिए। मैं खुद इसके लिए रेडी हो रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का RSI का हीट मैप देखें 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो फिलहाल यहाँ पर हमें इस ग्रीन एरिया से जो कि बाइंग एरिया था वहाँ से सारे कॉइन्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें IO टोकन जो कि नया है और उसके अलावा UNI और कुछ टोकन हैं जो ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने RSI ने अभी ख़ुद को न्यूट्रल किया है, कॉइन अभी भी पंप नहीं हुए हैं। तो अभी भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं कॉइन में और जो आपको टोकन अच्छा लगता है आप उसको बाय कर सकते हैं। मैंने 2 टोकन्स में एंट्री ली है, जिनमें एक तो मैंने ETH5 टोकन लिया है, यानी इथेरियम का रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें मैंने एंट्री ली है, और एक और टोकन था जो मुझे अभी याद नहीं है। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि टाइम पे आप लोग एग्जिट ले लें मार्केट से। और जब मार्केट एक रिसेशनरी प्रेशर में हो, अमेरिका की इकॉनमी गिर रही हो, तो उस वक्त मार्केट हमारे पास रिस्की मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि हाईली मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, ब्लू चिप प्रोजेक्ट हैं और बहुत पोटेंशियल है उनमें। तो यहाँ पर AI गेमिंग और डीपिंग के हवाले से ये प्रोजेक्ट हैं जिनमें RNDR, आकाश नेटवर्क, ये दोनों तो आप जानते ही होंगे। उसके अलावा ये एक नोसाना प्रोजेक्ट है, फिर नेट माइंड आइदर ये नया प्रोजेक्ट है और IONET भी नया प्रोजेक्ट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ केसेस हैं इनके। फेल तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट की 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन जिस टोकन के पीछे टेक्नोलॉजी हो, जिसके पीछे टीम काम कर रही हो, जिनके यूज़ केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनमें हम थोड़ा सा जो है ब्लाइंडली रिस्क ले सकते हैं या फिर दिल खोल के रिस्क ले सकते हैं। तो ये सारे टोकन ऐसे हैं जिनमें आपको लाजमी जो है आपके पास ऐसा हिसाब होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनमें होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर टोकन अनलॉक के हवाले से 17 जून से लेकर 23 और 24 तक जो भी टोकन है, जिनमें एप टोकन है, NYM टोकन है, मेंटा है, 1inch, पिक्सल, EUL और ID टोकन है,
इसकी जो है 18% सप्लाई अनलॉक होने वाली है आईडी टोकन की। और ये जो है BNB के ऊपर नेमिंग सर्विस है, यानी कोई भी वॉलेट है, जिस तरह वॉलेट को हम, एक तो एड्रेस होता है हमारा, और एड्रेस को अगर हम कोई नाम देना चाहें, जैसे आपने कई लोगों के नाम देखे होंगे जिनके साथ ट्विटर पर .eth लगा होता है, तो आईडी में ऐसा हमारे पास ऑप्शन है कि हम BNB पे अपना यूज़र नेम, जैसे हमें ट्रांजैक्शन करवानी है किसी से, तो हम उसे अपना वॉलेट एड्रेस सेंड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे अपना नाम और साथ में .bnb, जैसे शेबी मेरा नाम है तो मैं shebi.bnb उसको एड्रेस सेंड करूँगा। अगर यहाँ पर मेरा क्रिएट होगा तो मैं उसे सेंड कर दूंगा, और उसके बाद जो है वो shebi.bnb पे जब मेरे पास फ़ंड ट्रांसफ़र करेगा तो डायरेक्टली बग़ैर किसी मुश्किल के मेरे पास पहुँच जाएंगे। तो यूज़ केस इसका अच्छा है, 18% की सप्लाई इसकी अनलॉक होने वाली है, तो इसमें अच्छा खासा प्रेशर नज़र आ सकता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ है, जो बाइडन ने कैंपेन शुरू की है अपनी जो है इलेक्शन की, तो उसमें जो है वो बातें कर रहे हैं अब बिटकॉइन और क्रिप्टो में डोनेशन लेने की। ये द ब्लॉक की रिपोर्ट है, और ट्रंप ऑलरेडी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेट्स, और अच्छा खासा उसकी वेबसाइट क्रैश कर गई थी, इतने ज़्यादा डोनेशंस आए थे और इतनी ज़्यादा उसके ऊपर लोगों ने जो है रिसर्च की थी। तो अब जो है सारे के सारे हमें यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन में हर कोई प्रो क्रिप्टो बना हुआ है, तो ये क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, जीतने के बाद इनका क्या बिहेवियर रहता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ पर एक और डोनाल्ड ट्रंप की बात यहाँ पर नोट की है माइकल सेलर ने, वी वांट ऑल द रिमेनिंग बिटकॉइन टू बी मेड इन द USA। अब एक माइनिंग की दौड़ शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा बिटकॉइन माइन करेगा और किसके पास ज़्यादा बिटकॉइन होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम चाहते हैं कि हम जो है सारा का सारा बिटकॉइन माइन करें, और अमेरिका के पास सारा का सारा BTC होना चाहिए। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि आज की अपडेट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।